बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ये बताती हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं और जिस वेसल में उनको रखा गया हो उनकी वॉल के ऊपर भी उनका कोलिजन होता है। इट मीन्स कि दे कोलाइड with the walls of the vessel and change their directions. During collision, they exchange the energies and change the velocity. दो चीज़ें चेंज हुई, एनर्जी भी चेंज हुई, वेलोसिटी भी चेंज हुई। अगर हम थोड़ा सा अपने जहन में ये रखें कि अगर वन मॉलिक्यूल हम कंसिडर करें किसी गैस का, देन वेलोसिटीज और एनर्जी चेंज मिलियंस ऑफ टाइम पर सेकेंड। फॉर दिस रीजन we have to talk about the root mean square velocity or average velocity of the gas molecule, क्योंकि उसकी एनर्जीज जो हैं वो हर लम्हे चेंज हो रही हैं, इसलिए हम एवरेज वेलोसिटीज जो है उसको डिस्कस करते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कंडीशन है, हम लोग उसकी मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो तकरीबन एवरेज वेलोसिटी के राउंड अबाउट होंगी और चंद एक मॉलिक्यूल जो हैं उनकी वेलोसिटी हाई होगी या चंद एक ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी लो होगी। तो एवरेज वेलोसिटी के मुकाबले में कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी फॉलो ईच मॉलिक्यूल एंड सम कम टू नो अबाउट इट्स वेलोसिटी। इट इज़ रीजनेबल टू चूज द मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटीज इन ए सर्टेन वेलोसिटी रेंज। इसका मतलब ये होगा कि जो वेलोसिटी रेंज है हम उसको एवरेज वेलोसिटी के तौर पे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स के लिए और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई गैस है जिसके n मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूलों ने कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और उनकी जो वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c कहेंगे। उस वक्त इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा उसको डेफिनेट वेलोसिटी रेंज में आएगा। सपोज वी हैव स्मॉल d इन कैपिटल N मॉलिक्यूल आउट ऑफ दैट n which have a velocity between c and c plus dc, where dc is the very small change of the velocity. टोटल मॉलिक्यूल के मुकाबले में कुछ मॉलिक्यूल जिनको dn से एक्सप्रेस किया गया है, वेलोसिटी जो कि c है और उसमें थोड़ी सी वेलोसिटी जो चेंज हुई वो dc है। इसका मतलब ये होगा कि इस सारी चीज़ों को हम अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स में कंसिडर करें तो मैक्सवेल ने हमें एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया जो कि फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स dn/n whose velocities lie between c and c plus dc। इक्वेशन जो हमें मैक्सवेल ने दी वही है dnc/n is equal to 4 pi in parenthesis m/2 pi rt raised to power 3/2 e raised to power minus mc square over 2 rt c square dc। ये मैक्सवेल्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसमें तमाम फैक्टर्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं कि dnc इज a small number of molecules having velocity between c and c plus dc। n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, m मॉलिक्यूल मास ऑफ गैस है एंड t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, c रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हैं और dc वेरी स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी है। इक्वेशन नंबर 1 जो कि ये है, वी कैन कैलकुलेट द फ्रैक्शन dnc/n इफ वी नो द मोलर मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। For example, if we take H2 gas at 27 degrees C and want to calculate dnc/n for those molecules whose velocities lies between 1000 meter per second and 1001 meter per second, then m ये तमाम वैल्यूज़ को अगर हम पुट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कि m जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 2.01 ग्राम पर मोल जो कि 2.018 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल होंगे। टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाए तो 27 + 2 73 300 केल्विन। उसके बाद c जो है 1000 मीटर पर सेकंड एंड dc 1 मीटर पर सेकंड है। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करें तो अल्टीमेटली
इसकी कुछ वैल्यूज़ का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि हम पुटिंग दिस वैल्यूज वी कैन कम टू द नो दैट व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल विच हैव वेलोसिटीज इन दिस रेंज, जो कि इक्वेशन नंबर 1 हमें अगर इसको रिटर्न फॉर्म में देखें तो 1/dc इंटू dnc/n विच इज़ इक्वल टू 4 pi अंडर रूट 4 pi पैरेंथेसिस हैं m/2 pi RT रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस mc²/2 RT c²। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन 2 that is 1dc dnc/n representing the probability of finding the molecule with the velocity c and c plus dc। हम probability कहते हैं गालिब इम्कान ये है कि इन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज हैं वो c एंड c plus dc के दरमियान होंगी। अगर हम इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में दें तो मैक्सवेल जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह है कि अगर वेलोसिटीज को वेलोसिटीज जो हैं वो एक्स एक्सिस पे और जो इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, देन ए कर्व इज ऑब्टेन्ड शोइंग द मैक्सिमा। दीज आर कॉल्ड मैक्सवेल्स कर्व्स। ये जो फैक्टर्स हैं ये आप देख रहे हैं कि मैक्सवेल ये कर्व्स आ रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर जो डायग्राम नीचे दी गई है, who is the Maxwell's curve at 0 degree C at 273 Kelvin. It starts from 0 and velocity in its fraction is very close to 0. The curve shows a peak, then falls and goes along the velocity axis. That is the velocity axis. जितना जितना आप टेम्परेचर राइज करेंगे उतना ही ये इस एक्सिस के करीब तर आता जाएगा। इट मीन्स दैट द टेम्परेचर देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल विद वेरी हाई वेलोसिटी बट देयर फ्रैक्शंस बिकम वेरी लो। हम लोग ये कह सकते हैं द वेलोसिटीज कोरस्पॉन्डिंग टू द पीक, इसके मुकाबले में ये जो वेलोसिटीज हैं इनकी हम बात करेंगे, इज पोजेस्ड बाय द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, कि ये जो फ्रैक्शंस हैं जहाँ पे जो वेलोसिटीज हैं ये ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर फॉल करेंगे। द वेलोसिटी इज़ नॉट पोजेस्ड बाय ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। Remember that this velocity is not possessed by greater number of molecule. This velocity is called the probable velocity. The area below the curve, ये जो एरिया है ये कर्व के दरमियान है, the area below the curve give us the total number of molecule n. अब हम आते हैं कि इन velocities के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। If the same gas is maintained at 298 Kelvin 25 degree Celsius 298 Kelvin rather than 0, then the Maxwell curve lowers its peak। ये इतनी हाइट से ये यहाँ पे आ गया है जब टेम्परेचर राइज करेगा, एंड शिफ्ट द हायर वेलोसिटीज दोज मॉलिक्यूल विच हैविंग लो वेलोसिटीज देन मोस्ट प्रोबेबल रिड्यूस देयर फ्रैक्शंस, उनके फ्रैक्शंस कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब हम टेम्परेचर फैक्टर को मज़ीद डिस्कस हम इस लिहाज से करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, जब टेम्परेचर राइज होगा तो अल्टीमेटली जो कर्व्स की जो हमारे पास कर्व्स की रेंज आती है उसको हम डिस्कस करें। द मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज द वैरायटी ऑफ द फ्रैक्शंस। सिंपली वी कैन से दैट there happens a wider distribution of velocities at high temperature. The area under the curve 298 Kelvin remain unaffected. Similarly, the curve at 373, the 100 degree Celsius, shows even greater distribution of velocities, but the area under the curve is unchanged. When the temperature is decreased, say up to 0 degree, then the maximum on the distribution curve is shifted toward the y-axis. इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी ही जो पीक हाइट है वो लो होगी और वाइडर हो जाएगा और ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है उसमें फॉल करेंगे। ये फैक्ट था टेम्परेचर का। हम लोग एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटीज़ हैं उसको डिराइव हम कैसे कर सकते हैं। ये डेरिवेशन के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि बाय डूइंग द कैलकुलेशन थ्योरेटिकली, हम थ्योरेटिकली उसको कैलकुलेट करें, प्लॉटिंग ए ग्राफ एंड लुकिंग एट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज इन फ्रंट ऑफ द पीक। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और पीक जो है उसके लिहाज से हम इसको ड्रा करें तो थ्योरेटिकल वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
दूसरी बात ये कि जो पिछली इक्वेशन है, जिसको इक्वेशन नंबर 2 का है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू velocity c and put it equal to 0. Actually at the peak of the curve the slope of the point is 0, and whenever the slope is 0 then it means the rate of change of dependent variable with respect to independent variable is 0. तो दो रास्ते हो गए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के, एक डिफरेंशियल मेथड है, डिफरेंशिएशन करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के, दूसरा थ्योरेटिकल मेथड है। अगर हम इस वेलोसिटी को मॉलिक्यूलर स्पीड को डिटरमिन करें एक्सपेरिमेंटली, तो हमारे पास उस वहाँ पे भी दो मेथड्स आते हैं जो हम इम्प्लाई करते हैं इसको मेजरमेंट के लिए। एक है स्टर्न्स मेथड। स्टर्न्स मेथड क्या है? ये स्टर्न मेथड आपके सामने आया हुआ है, इसमें ये डायग्राम आपके सामने है। ये प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ये फिलामेंट है और फिलामेंट कोट किया गया है सिल्वर के एटम्स के ऊपर। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको रोटेट करवाया गया है, और ये जब यहाँ से एटम्स निकलेंगे, ये दो स्लिट्स हैं, इनसे निकल के ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ से ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब ये मूव कर रहा होगा तो बजाय इसके कि यहाँ पे स्ट्राइक करे, वो बी पॉइंट के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जैसे ही मूव करेगा, इसकी जो जगह है जहाँ पे इसने प्लेट पी के ऊपर स्ट्राइक करना है वो भी चेंज होगी, और उससे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। इसको मज़ीद डिटेल के साथ हम देख लेते हैं। कहते हैं कि स्टर्न्स मेथड जो है वो गिवन बाय स्टर्न इन 1920। ए मेटालिक फ्रेमवर्क है, ये मेटल का बना हुआ एक फ्रेमवर्क है जो कि पहले ही मैंने शो करवाया है। इसमें क्या किया जाता है कि प्लैटिनम फिलामेंट है विच इज कोटेड विद सिल्वर इज मेंटेन एट द सेंटर, द प्लेट इज इनक्लोज इन एवैक्यूएटेड वेसल। एवैक्यूएटेड वेसल का मतलब ये होगा कि उसके अंदर जितनी भी गैसेज उनको बाहर निकाला गया है और वैक्यूम क्रिएट किया गया है, एंड द फिलामेंट इज हीटेड। उसके बाद फिलामेंट को हीट करेंगे। द फ्रेमवर्क विच इज शोन इन द फिगर, इसको मिसहैंडल किया गया, इज रोटेटेड अबाउट ए वर्टिकली एक्सिस। वर्टिकली ये एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ, वो पॉइंट एफ जो है फिलामेंट का है। द एटम्स ऑफ द सिल्वर आर एवेपोरेटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द फिलामेंट। सम ऑफ द एटम ऑफ सिल्वर बिकम सक्सेसफुल इन पासिंग थ्रू द स्लिट्स एंड स्ट्राइक द प्लेट P at point B but not at A. If the framework could have been stationary, अगर framework बिल्कुल stationary है, नहीं move कर रहा, then plate P at plate point P at point B but not at A. If the framework could have stationary, then the atoms of the silver would have struck the point A. If we know the speed of the rotation and the distance between A and B, then the time which is taken by the silver atom to travel from filament to the plate P can be determined. In this way, velocity of the silver atom can be calculated. Since all the atoms of the silver do not have the same speed, so the silver atoms are spread over narrow band. They do not give the sharp line. ये नैरो बैंड होगा, बैंड एक पट्टी होती है जिसमें ज़्यादातर जो एटम्स हैं वो वहाँ पे फॉल करेंगे। द पोर्शन ऑफ द सिल्वर एटम हैविंग द मैक्सिमम डेंसिटी विल कोरस्पॉन्ड मोस्ट प्रोबेबल वन। ये इसकी डायग्राम मैं फिर एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि ये डायग्राम है स्टर्न्स मेथड की। इसमें देखिएगा कि ये पॉइंट F है, ये प्लेट P है, ये पॉइंट A है, ये B है, और जब ये रोटेट कर रहा हो, अगर ये स्टेशनरी हो तो यहाँ फॉल करेगा, अगर ये मूव कर रहा हो तो यहाँ पे फॉल करेगा दोनों साइडों पे। भाई ये स्लिट से गुजर के S1, S2, S2, S1, ये वो स्लिट्स हैं जो जिनसे इन मालिक्यूल से गुजरना है। ये 2 डायमेंशनल व्यू है apparatus का। उसके बाद आता है सेकेंड लैम्बर्ट स्पीड फिल्टर method. This method was evolved in 1827 and it was direct experimental proof of Maxwell's law. apparatus शो किया गया है। ये एक सोर्स है रेडिएशंस का, जिसमें आगे इसके एक डॉटेड, बल्कि ये कहें कि एक, ये सिंपली ये कहें कि दंदानेदार एक प्लेट है जिसको D2 कहा गया है, ये D1 है, और ये S2, S1 ये स्लिट्स हैं जिनसे इसने मालिक्यूल्स ने, इसके रेडिएशंस ने पास ऑन होना है। अब देखो, देयर आर 2 डिस्क विच आर स्लॉटेड। ये स्लॉटेड हैं,
दानेदार जिसको मैंने शो किया, दे आर माउंटेड मूव करें ऑन ए कॉमन एक्सिस ए, ये कॉमन एक्सिस है जिसके राउंड अबाउट इन्होंने माउंट करना है। द डिस्क कैन रोटेट एट द स्पीड ऑफ 500 to 600 रोटेशन पर मिनट। ड्यूरिंग रोटेशन द स्लॉट इज D1 and D2 आर एग्जैक्टली इन लाइन। A sensitive radiometer is placed which can measure the angular diffraction and hence the intensity of the molecules beam. This apparatus is kept in a evacuated chamber. Evacuation की जाती है ताकि रेडिएशन जो है उसमें इंटरफेरेंस ना हो। When the disk is stationary, then the molecule of the gas pass through the D can also pass through the D. अगर ये यहाँ से पास करेगा तो ये D1 से भी या D2 में बिल्कुल सामने सामने होंगी तो ये पास ऑन करेगा। अगर ये अदरवाइज दूसरी प्लेट जो है उसको रोक लेगी। रिकॉर्डिंग नाउ द स्लॉटेड डिस्क आर रोटेटेड एट द हाई स्पीड। ए मॉलिक्यूल विच पासिस थ्रू a gap in D1 will pass through a gap in D2 only if the time required by the molecule to cover the distance between the disk is equal to an integral multiple of the time. This time is required for the disk to rotate from one slot of to the next. ये इक्वेशन है नीचे जो इसको कैलकुलेट करती है, जो मेयर करती है इसकी वेलोसिटीज को। n mu is equal to a d omega over 2 pi. n स्मॉल इंटीजर है, a नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं in each disk, d is the distance between disk, omega is the angular velocity of the disk and u is the velocity of the molecule. तो इसका मतलब ये होगा कि लेमेड मेथड जो है उससे भी हम मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटीज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही मेथड्स हैं सारे के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं अगर डिफ्रैक्ट करें वो रेडियोमीटर जो है वो उसकी वेंस करेगा। इन दिस वे ग्राफ इज प्लॉटेड फ्रॉम द लोअर to the higher velocities at a particular temperature and most probable velocity is calculated from the peak of the curve. That is the these are the two methods for determination of the most probable velocities. That's okay. Allah Hafiz.